गुड मॉर्निंग, सर्वोदय, नमस्कार डियर बच्चों। इस महामारी में उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं भी इस महामारी में स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। आगे चलते हैं माय डियर क्लास की ओर। इन द लास्ट क्लास यू हैव बीन टाउट मोडाल्स। 13 टाइप्स के मोडाल्स होते हैं। हमने आपको 13 टाइप्स के मोडाल पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। और टोटल वर्ब की बात कर ले, पूरे वर्ब के चैप्टर में आपको हमने 25 हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाए हैं और वो सारा फिनिश हो चुका है, उसमें पढ़ाने को कुछ भी नहीं बचा। आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे मेन वर्ब। आपको याद होगा वर्ब की पहले वीडियो में, वर्ब की पहली क्लास में हमने यहाँ पे लिखा था इस तरफ और इस तरफ। एक तरफ मेन वर्ब लिखा था और दूसरी तरफ हेल्पिंग वर्ब लिखा था, और इस हेल्पिंग वर्ब को हमने डील किया था। वो सारा हेल्पिंग वर्ब 25 टाइप से होता है, हमने ऑलरेडी डील कर दिया है। आज बात करेंगे इसमें मेन वर्ब की, जिसमें मेन वर्ब में हमने यहाँ पे लिखे थे कुछ 4 या 5 टॉपिक लिखा था हमने। 4 या 5 टॉपिक में उसमें सबसे पहला था फाइनाइट वर्ब, फिर नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर एक्जुलरी वर्ब्स, और पता नहीं मेरे को याद नहीं है। उसके लास्ट में था एक काउजेबल वर्ब। तो माय डियर आज बात करेंगे हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी लंबा जाने वाला है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे, अटेंटिव रह के सुनेंगे। क्या पढ़ाएंगे आज आपको? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। यहाँ पे मेरे पास फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इसकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होते क्या हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होते क्या है माय डियर। तो एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द definition of the particular two verbs, but I am going to give you the difference between finite and non-finite verb. Finite और non-finite की पहले सबसे पहले आप डिफरेंस समझ लीजिए होता क्या है। Finite verb means वैसा verb जिसपे टेंस और नंबर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना मतलब वैसा वर्ब जो अपने आप को अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर लेता है। वैसे वर्ब जो अपने आप को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। ओके, इसके अपोजिट नॉन फाइनाइट, वैसा वर्ब जिसपे किसी नंबर का, किसी टेंस का, किसी नाउन का कोई भी असर नहीं पड़ता है। मतलब वो अपने आप को चेंज नहीं करता, वो एटीट्यूड में रहता है, आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ। वैसा नाउन जो अपने आप को अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू नाउन चेंज नहीं करता है, वो नॉन फाइनाइट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया आई want to go, here she wants to go, he wanted to go, they want to go। समझ रहे ना? राम wants to go। ये जो आपको 3 या 4 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खुद से फिनाइट और नॉन फिनाइट नजर आ जाएगा, अगर आप ऑब्जर्व करें तो। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, आप यहां देख सकते हैं ये सारा वर्ब है और ये भी वर्ब। जितने भी अंडरलाइन वर्ड आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे वर्ब हैं। अब बात आती है कि इसमें से फाइनाइट कौन है और नॉन फाइनाइट कौन है। तो मैंने जो आपको डिफरेंशिएट बताया था, जो अंतर हमने आपको बताया था, उसमें बताया था कि वैसा वर्ब
जो अपने आप को टेंस के अकॉर्डिंग, अपने आप को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, वो फाइनाइट, और जो चेंज नहीं करता है वो नॉन फाइनाइट। यहाँ देख लीजिए, ये सब का सब वांट से है, वांट है, वांट, ये इसका रूट वर्ड, और इस रूट वर्ड ने क्या किया है, अपने आप को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर लिया। ये सारा सब्जेक्ट, ये सारा क्या है, सब्जेक्ट। ये वांट आई के साथ वांट लगा, सी के साथ वांट्स हो गया, ई के साथ वांटेड हो गया, दे के साथ वांट हो गया, राम के साथ वांट्स हो गया। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या है, अपने आप को चेंज कर रहा है। बात समझ रहे हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज कर रहा है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट इज बिलोंग्स टू फाइनाइट वर्ब। ओके, और दूसरी तरफ चले, ये जो आपको वर्ब दिख रहा है गो, ये गो, ये इसमें किसी भी नंबर, किसी भी टेंस, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी असर नहीं पड़ा। ये जैसा था वैसा ही है। इसके साथ वांट हो गया, गो हो गया, इसके साथ वांट्स हो गया, गो हो गया, वांटेड हो गया, गो हो गया, वांट हो गया, गो हो गया, वांट्स हो गया, गो हो गया। ये सब अपने आप को चेंज कर रहा है, लेकिन ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है। और जो वर्ब अपने आप को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर और अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज नहीं करता है, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है? डिफरेंस समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, वेरी गुड। जब आप डिफरेंट समझ गए कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को कैसे पहचानते हैं, आपको अगर एक्सरसाइज एक दे दिया जाए यहाँ पे, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहचान सकते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि फिनाइट पर अपने आप को चेंज कर लेता है और नॉन फिनाइट अपने आप को चेंज नहीं करता है। ओके, अब बात करेंगे, बस फिनाइट वर्ब आपको इतना ही पढ़ना है। फिनाइट वर्ब इतना ही पढ़ना है कि ये अपने आप को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, लेकिन ये जो आपका ये वाला पार्ट है नॉन फिनाइट वर्ब, ये थोड़ा लंबा जाने वाला है। फिनाइट यही सीमित है, लेकिन नॉन फिनाइट इसके आगे तक पढ़ना है और इसका और भी पार्ट पढ़ना है। माय डियर, फोकस रहिए, मैं आपको इस नॉन फिनाइट का पार्ट पढ़ाता हूं। ओके, चलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब की तरफ। नॉन फिनाइट वर्ब्स, जैसा मैंने बताया आपको, फाइनाइट वर्ब का काम फिनिश हो गया है, आपने उसका यूज़ पढ़ लिया। आप जहाँ भी सेंटेंस में कहीं भी आपको फाइनाइट वर्ब नज़र आ जाएगा, आप उसको बहुत आसानी से पहचान लेंगे। अब बात करते हैं इस नॉन फाइनाइट की। नॉन फाइनाइट वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके 3 पार्ट है, 1 2 3, थ्राइस ऑफ द पार्ट। नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट हैं। अब आप फिर से मैं कहूँगा कि आपको मैंने वर्ब स्टार्ट किया था, उसके अंदर एक बक्सा है और उस बक्से के अंदर फिर से बक्सा है और फिर उस बक्से के अंदर फिर से बक्सा है। मतलब जितना भी बॉक्स हम ढूंढते हैं, जितना भी बॉक्स हम खोलते हैं, उस बक्से के अंदर बक्सा, बक्से के अंदर बक्सा, बक्से के अंदर बक्सा, ऐसे हो रहा है। तो वर्ब जब से हमने शुरू किया, आप शायद हमको लगता है कंफ्यूज ना कहीं हो जाए कि जब से आपने वर्ब स्टार्ट किया है, आपने कभी बोलते हैं इसका ये इतना पार्ट होता है, फिर इसके अंदर इतने पार्ट होते हैं, फिर इसके अंदर इतने पार्ट होते हैं, फिर इसके अंदर इतने पार्ट होते हैं, और यही पार्ट में कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। कंफ्यूज नहीं होंगे माय डियर। अगर कंफ्यूज हो भी जाएंगे तो मेरे सारे वीडियो को फिर से देख लें, क्लियर हो जाए। मैं बात कर रहा था इस नॉन फिनाइट के, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। नॉन फिनाइट वर्ब के 3 पार्ट होते हैं। जैसा सबसे पहला क्या है माय डियर? इन्फिनिटिव। सबसे पहला इन्फिनिटिव, एंड द सेकंड वन इज जेरंड, एंड द थर्ड वन इज पार्टिसिपल। आपने समझ लिया नॉन फिनाइट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। अब इन 3 के बाद बात करें माय डियर, तो इन्फिनिटिव्स के 2 पार्ट होते हैं। इन्फिनिटिव्स के कितने पार्ट? 2 पार्ट होते हैं। जेरंड के माय डियर कोई पार्ट नहीं होते, और पार्टिसिपल के यहाँ 3 पार्ट होते हैं। मतलब समझ लीजिए कि आपने जो ये नॉन फिनाइट पढ़ा, ये किसी का पिताजी है, ये पिताजी है और इसके 3 बच्चे हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। ये फादर और ये इनके 3 पुत्र हैं, और ये तीनों पुत्र का भी पुत्र है, इनकी शादी हुई और फिर इनके 2 बच्चे हैं, जिसको हम कहते हैं फुल इन्फिनिटिव और वेयर इन्फिनिटिव। मतलब इन्फिनिटिव के 2 बच्चे हुए,
फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव इनका नाम है। आगे जेरंड ने शादी ही नहीं की, वो अभी अकेला है, ये पार्ट नहीं है। जेरंड को ऐसे शो करते हैं, ऐसे पहचानते हैं जेरंड को कि मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है एज अ सब्जेक्ट, जब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तब जेरंड कहलाता है। वो पहचान के लिए हमने लिखा है, लेकिन जेरंड के कोई बच्चे नहीं, इन्होंने अभी शादी नहीं की। ओके, थर्ड पर्सन में मान लीजिए ये पार्टिसिपल है और इन्होंने शादी की और इनके 3 बच्चे हैं, जिसका पहला नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा नाम है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। राइट, अब आपने सारा इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन देखने के बाद माय डियर बताते हैं कि फुल इन्फिनिटिव को पहचानते कैसे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ फुल इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसकी और इसकी, फुल इन्फिनिटिव और वेयर इन्फिनिटिव। आप सोच रहे हैं कि फुल इन्फिनिटिव क्या होता है और वेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। मतलब आपको जब कभी किसी सेंटेंस में 2 + वर्ब 1 नजर आ गया, 2 + वर्ब 1 नजर आ गया, तो आप समझ लीजिए कि वो फुल इन्फिनिटिव है। और जब कभी भी आपको सेंटेंस में केवल V1 नजर आता है तो वो समझ लीजिए क्या है, वेयर इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है here 2 + V1, मतलब 2 V1 की बात करें 8, to eat is good for health। देख रहे हैं, टू ईट इज गुड फॉर, टू लगा हुआ है और ये आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और मेन वर्ब का टू और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है माय डियर, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज है। जैसे आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट होता है राम, ही, सी, इट, दे, ब्ला ब्ला ब्ला। वैसे इस टू और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एज अ सब्जेक्ट हमने यूज किया है और इसीलिए इसको कह सकते हैं हम फुल इन्फिनिटिव। क्या कह सकते हैं माय डियर, इसको कहेंगे फुल इन्फिनिटिव। राइट, समझ रहे हैं। लेकिन इसी को लिखिए आई वांट टू ईट, आई वांट टू ईट, ठीक है, आई वांट टू ईट। हम यहां देख सकते हैं ये 2 + वर्ब, 2 + मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो जैसे ही आपको 2 + मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख लीजिए, दिख गया, समझ लीजिए वो आपका है फुल इन्फिनिटिव। क्या है, फुल इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन में फुल इन्फिनिटिव नहीं पूछ रहा है, आपको फुल इन्फिनिटिव देने की जरूरत ही नहीं। अगर आपसे केवल पूछ रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल इन द गिवन सेंटेंस, तो आपको क्या करना है, केवल इन्फिनिटिव ढूंढना है। मतलब इन्फिनिटिव 2 + वर्ब 1 नजर आएगा आपको, आप इन्फिनिटिव कह दीजिए। लेकिन अगर आपसे कहीं पूछ ले फुल इन्फिनिटिव और वेयर इन्फिनिटिव माय डियर, तो फुल इन्फिनिटिव ऐसे ही पहचानते हैं। आपको 2 और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख गया, समझ लीजिए वो फुल इन्फिनिटिव है। अब बात करते हैं वेयर इन्फिनिटिव की। जरा बोर्ड इरेज कर ले, उसके बाद बात करेंगे किसकी, वेयर इन्फिनिटिव की। लेट अस स्टार्ट अबाउट द वेयर इन्फिनिटिव। क्या पढ़ने वाले हैं, वेयर इन्फिनिटिव पढ़ने वाले माय डियर। हियर यू कैन सी वेयर इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स पढ़ने वाले हैं। आपने इसके पहले पढ़ा क्या, इसके पहले क्या पढ़ा था आपने, फुल इन्फिनिटिव। याद नहीं रहता है, ध्यान रखा कीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे वेयर इन्फिनिटिव। वेयर इन्फिनिटिव में मैंने बताया था कि वैसा इन्फिनिटिव जो किसी प्रीपोजिशन मतलब टू से फॉलो नहीं करता, मतलब उसके पहले कोई टू नहीं लगा होता। जैसे आपने पढ़ा अभी पढ़ा फुल इन्फिनिटिव। क्या पढ़ा था माय डियर, फुल इन्फिनिटिव पढ़ा था माय डियर, जिसमें टू इट मतलब टू और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ओके, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन वेयर इन्फिनिटिव में केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, टू वहां नहीं होता है। राइट, क्या नहीं होता है वहां, टू नहीं होता है, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। वो एग्जाम्पल के सहारे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। समझते हैं, जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे लेट हिम
प्ले, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, लेट हिम स्लीप। ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस जब हम लिखते हैं माइंड में, तो देख रहे हैं आप, प्ले के पहले कोई टू नहीं लगा हुआ है, स्लीप के पहले कोई टू नहीं लगा हुआ है, और जब किसी मेन वर्ब मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर इन्फिनेटिव आई मीन टू नहीं लगा हुआ है, देन वी कैन से दैट इट बिलोंग्स टू वेयर इन्फिनेटिव। क्या? वेयर इन्फिनेटिव। फिर से क्या? वेयर इन्फिनेटिव। बात समझ रहे हैं? और एग्जांपल है he watched me playing, play, he watched me play। क्या लिखा? हाँ, इसी को लिखी he watched to play me, he watched to play। ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है माय डियर, लिखने का तरीका अलग अलग है। ये सेंटेंस बता रहा है कि इसने मुझे खेलते हुए देखा, इसमें भी बता रहा है कि इसने मुझे खेलते हुए देखा, लेकिन हमें ये नहीं पहचानना है दोनों के मीनिंग क्या कह रहे हैं, हमें पहचानना है फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब, जिसमें मैंने आपको बता दिया है फिनाइट और नॉन फिनाइट में, फिनाइट नॉन फिनाइट में आपको पहचानना है फुल इन्फिनेटिव और वेयर इन्फिनेटिव। जैसे मैंने कहा कि वेयर इन्फिनेटिव में केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और फुल इन्फिनेटिव में टू प्लस मेन वर्ब होता है। तो यहाँ देख सकते हैं माय डियर, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, राइट, ये वर्ब है। तो इसके पहले ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकेंड फॉर्म है, ये भी सेकेंड फॉर्म है, ये है आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके पहले कोई इन्फिनेटिव कोई टू नहीं लगा हुआ है, मतलब टू नहीं लगा हुआ है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये है आपका वेयर इन्फिनेटिव। यहाँ देख सकते हैं ये आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसके पहले कोई टू नहीं लगा हुआ है, दैट इज व्हाई इट बिलोंग्स टू वेयर इन्फिनेटिव। एंड हियर यू कैन से आल्सो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नियर लगा हुआ है और उसके पहले कोई टू नहीं लगा हुआ है, मतलब इट बिलोंग्स टू वेयर इन्फिनेटिव। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसके पहले इन्फिनेटिव मतलब टू लगा हुआ है, इट मींस ये है आपका फुल इन्फिनेटिव। बात समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर हो रहा है। इसके बाद आपने पढ़ लिया यहाँ पे फुल इन्फिनेटिव और वेयर इन्फिनेटिव। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बताता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जेरंड। हमने इन्फिनेटिव पढ़ लिया, इन्फिनेटिव के दो पार्ट भी पढ़ लिए, दो पार्ट में फुल इन्फिनेटिव और वेयर इन्फिनेटिव हम पढ़ चुके हैं और हमें समझ में भी आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उसका सेकेंड पार्ट, दैट इज जेरंड। अब ये जेरंड क्या होता है माय डियर? तो हमने आपको जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो बताया था माय डियर कि जब मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तब वो जेरंड कहा जाता है। मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तब उसे जेरंड कहा जाता है माय डियर, हैं? और इसी के अपोजिट टू प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसको कहते हैं इन्फिनेटिव्स। दोनों में बताऊंगा, एक बार और जरा अटेंटिव रहिए, फोकस्ड रहिए, समझे? आप जब कुछ सीखेंगे मुझसे और जब मुझे पता चलेगा कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो मैं बता दूं माय डियर, हार्टली आई फील वेरी प्राउड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं स्टूडेंट को सेटिस्फाइड कर पाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए फिर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, जेरंड। जेरंड मतलब आईएनजी फॉर्म, ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे ड्रीम। ड्रीम मतलब होता है सपने देखना, सपना देखना, समझते हैं ना, सपना देखना।
रात को सोते समय आंख बंद होती है हमारी और अचानक कोई स्वप्न आता है, कोई ख्वाब आता है, दैट इज कॉल्ड ड्रीम, है ना। और ये है हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और इस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या ऐड करना है, आईएनजी। यहाँ पे हमने कर दिया आईएनजी ऐड, ये हो गया क्या, ड्रीमिंग, ठीक है। और ड्रीमिंग को जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो ड्रीमिंग इज गुड, सपना देखना अच्छी बात है, ड्रीमिंग इज गुड थिंग, सपना देखना अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कोई स्ट्रक्चर, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई पैटर्न जब सेंटेंस का तैयार करते हैं माय डियर, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं, राइट। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा पैटर्न है। आप देख लीजिए सब्जेक्ट के जगह पे ड्रीमिंग यूज हुआ और यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया और मेन वर्ब यहाँ पे है ही नहीं, ये है आपका ऑब्जेक्ट, राइट। समझ रहे हैं। तो जब मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म को एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेरंड, दैट इज कॉल्ड जेरंड। बहुत सारी एग्जांपल्स है, आप देख लीजिए। टेकिंग एक्सरसाइज, टेकिंग एक्सरसाइज, सॉरी स्पेलिंग शायद गलत हो रहा है, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, है ना। स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, स्विमिंग आप लीजिए, स्विमिंग में शायद डबल हो, स्विमिंग ऐसे पता नहीं डबल बार होगा, याद नहीं मेरे को, स्पेलिंग ठीक से याद नहीं है। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, देख सकते हैं। ये है टेक, ये वाला टेक, और इसमें हमने आईएनजी फॉर्म ऐड कर दिया। ये है स्विम, ये वाला स्विम, तैरना, और उसमें हमने क्या किया, आईएनजी फॉर्म ऐड कर दिया। और जब आईएनजी फॉर्म ऐड करने के बाद एज अ सब्जेक्ट इसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज बिलोंग्स टू जेरंड। किस चीज से बिलोंग कर रहा है, जेरंड से। जेरंड समझ में आ रहा है, बोलिए, वेरी गुड। फिर से और भी डिटेल है, मैं इन्फिनेटिव की बात कर रहा था। इसी को मान लिया जाए हम यहाँ से आईएनजी मिटा देते हैं, इसको हमने क्या किया, आईएनजी को माय डियर इरेज कर दिया, और ये क्या बचा, टेक, और ये क्या बचा, ड्रीम। ये क्या बचा, टेक, और ये क्या बचा, ड्रीम। इसके पहले टू लगा देते हैं माय डियर, तो टू टेक एक्सरसाइज और टू स्विम। अब ये बन गया है आपका इन्फिनेटिव। क्या बन गया है, इन्फिनेटिव, राइट। समझ लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लग गया तो इन्फिनेटिव हो गया, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो गया तो वो हो गया क्या, जेरंड। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। आप देख लीजिए इन्फिनेटिव। अब कहेंगे कि इन्फिनेटिव के दो पार्ट आपने पढ़ाया था, फुल इन्फिनेटिव और वेयर इन्फिनेटिव, तो इसमें से कौन है, तो फुल इन्फिनेटिव में माय डियर हमने बताया था कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और उसको पहले टू लगा हुआ हो तो उसको कहते हैं वेयर इन्फिनेटिव, राइट। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक में होंगे, आप पढ़े होंगे और पढ़ेंगे भी, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में बताया था कि माय डियर आपको मेन वर्ब मैं पढ़ाने वाला हूँ अगले क्लास में, फिनाइट और नॉन फिनाइट पढ़ाने वाला हूँ। और उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने चैप्टर को रीडिंग करके रखें। आपने रीडिंग किया होगा मुझे उम्मीद है, और जितना आपने रीडिंग किया है उससे कहीं ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे। आप होते हैं कि सिगरेट का पैकेट देखा आपने, सिगरेट ऐसे जो पीते हैं बच्चा लोग, सिगरेट, उसके डिब्बे पे लिखा होता है स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा होता है ऐसा लाइन उस सिगरेट के डब्बे पर लिखा होता है। मैं लिख के भी बताता हूं, क्या बताता हूं, लिखकर। स्मोकिंग, ये स्मोक, ये है आपका वर्ब वन, मेन वर्ब का वर्ब वन पार्ट है, और इसमें माय डियर हमने क्या किया, आईएनजी जोड़ दिया, हो गया स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस, ऐसे लिखा होता है, इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब
धूम्रपान करना या धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा लिखा होता है। अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो कहीं आपको सिगरेट का डब्बा फेंका हुआ नजर आए, गिरा हुआ नजर आए, तो उसमें से उठाएंगे और उसको आगे पीछे करके ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये आपको सेंटेंस वहां पे नजर आएगा। और ये आईएनजी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी ऐड है माय डियर, तो इसको कहते हैं क्या? जेरंड। क्लियर है, पहचान लिया। और इसी को टू स्मोक कर दिया हमने, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, इसी को हमने क्या किया? टू स्मोक कर दिया, तो ये हो गया आपका इन्फिनेटिव। क्या हो गया? और इन्फिनेटिव में ये हो गया फुल इन्फिनेटिव। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। जेरंड आपने पढ़ लिया, समझ गया? इसके बाद क्या पढ़ना है? अब पढ़ेंगे माय डियर पार्टिसिपल। क्या पढ़ेंगे? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में हमने बताया था कि पार्टिसिपल के 3 पार्ट होते हैं, मतलब उसके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो माय डियर मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, यहाँ पे लिखता पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे लिख रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की जब हम बात करेंगे तो ये जेरंड के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? जेरंड के जैसा। कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म से होता है और जेरंड भी मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म से होता है। राइट? आपको दिखने में सेम लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आपको डिफरेंस नहीं बताया जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का और जेरंड का, तब तक आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही जेरंड है और जेरंड ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि दोनों का जो वर्ब है उसके लास्ट में आईएनजी ऐड होता है। आपको क्लियर करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरंड। कुछ एग्जाम्पल के सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है आई एम डांसिंग, लिखा आई एम डांसिंग। ठीक है, और यहाँ पे लिखा शी इज अ डांसिंग गर्ल। ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, आई एम डांसिंग एंड शी इज अ डांसिंग गर्ल। और दोनों में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड को पहचानेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल और किसको पहचानेंगे? जेरंड को। ठीक है, और भी एग्जाम्पल एक तो और लिख लेते हैं। दिस इज अ बॉइल्ड एग। ये दिस इज अ बॉइल्ड एग। अब इस थ्राइस ऑफ द सेंटेंस में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डांस। ऐसे बनाते हैं डांस, और इसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो ये बना डांसिंग। मतलब ये है आपके मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और ये इसमें भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। राइट? और इसमें देखेंगे ये है वर्ब, इसमें है आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तब इसमें हम पहचाने कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल माय डियर उसका वर्ब फॉर्म ये बताता है कि कोई काम प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस, जो आप टेंस में पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं और उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसा इसका पहला एग्जांपल लिखा हुआ है आई एम डांसिंग। आई एम डांसिंग, दिस सेंटेंस shows us that the subject of the sentence is going on dancing.
ये क्या कर रहा है, ये बोलते के समय ये काम कर रहा है, ये काम लगातार चालू है, मतलब कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। और जब कंटिन्यूटी, कोई एक्शन, कोई वर्ब कंटिन्यूटी शो करता है, तब माय डियर उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइट, क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरे एग्जांपल आप देखेंगे, सी इज अ डांसिंग गर्ल, सी इज अ डांसिंग गर्ल। अब यहां पे ये जो है ये कोई वर्ब नहीं है, ये क्या वर्ब नहीं है, ये क्या कर रहा है, इस लड़की को क्वालिफाई कर रहा है, इस लड़की को क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है। और जब ये लड़की है एक नाउन, क्या है, नाउन। और जब नाउन को कोई वर्ड क्वालिफाई करता है तो क्वालिफाइंग वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं, इसको कहते हैं एडजेक्टिव। यहां ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है, ये नाउन है और नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करता है, जो डिस्क्राइब करता है, उस डिस्क्राइबिंग वर्ड को माय डियर कहते हैं एडजेक्टिव। समझ रहे हैं ना, आप जब डेफिनेशन पढ़े होंगे व्हाट इज एडजेक्टिव, या नहीं भी पढ़े होंगे तो आगे क्लास में मेरे द्वारा ही आपको एडजेक्टिव पढ़ाया जाएगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको। एडजेक्टिव एक्चुअली क्या है, जब किसी भी वर्ड को हम लिख देते हैं तो लिख देने से वो अपने आप में एडजेक्टिव नहीं हो जाता। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, ये है ब्यूटीफुल, केवल ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। अब बताइए ये एडजेक्टिव है, नहीं है। इस वर्ड को अपने आप को एडजेक्टिव बताने के लिए इसके बाद इसमें एक नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाउन, इसके साथ नाउन होना चाहिए, तब ये एडजेक्टिव होगा। अगर ये सिंगल है तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। क्या है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब एक एडजेक्टिव को बिना नाउन का, बिना प्रोनाउन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। एक एडजेक्टिव को अपना इंपॉर्टेंस देने के लिए माय डियर उसके साथ एक नाउन का होना या फिर एक प्रोनाउन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले में ब्यूटीफुल का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके साथ, ब्यूटीफुल के साथ अगर हम यहाँ पे गर्ल जोड़ देते हैं तब इसकी इंपॉर्टेंस आती है और तब बताता है कि ये आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। इस नाउन की क्वालिटी को ये वर्ड बता रहा है और क्वालिटी बताने वाले वर्ड को माय डियर कहते हैं एडजेक्टिव। समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे कह दिया टॉल, टॉल मतलब लंबा होना। लंबा मतलब क्या, दुनिया में एक चीज लंबा नहीं है, बहुत ऐसे चीज है जो लंबा, जैसे मैं थोड़ा सा लंबा हूँ, मेरे से भी थोड़ा सा लंबे आदमी है और उससे भी लंबे आदमी है और उससे भी लंबे आदमी है, उससे भी लंबा पेड़ है, उससे भी लंबा बिल्डिंग है, उससे भी लंबा बहुत सारा सोर्स। मतलब एक परफेक्ट इमेज नहीं बनता है हमारे दिमाग में जब टॉल की बात की जाती है। सिंगल वर्ड जब ऐसे टॉल लिखा हो तो एक परफेक्ट इमेज हमारे माइंड में क्रिएट नहीं होता है, समझ रहे हैं। लेकिन जब इसके साथ हम कुतुब मीनार जोड़ देते हैं, कुतुब कैसे लिखते हैं, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार जोड़ देते हैं, तब ये परफेक्ट होता है, तब ये परफेक्ट होता है, तब हमें समझ में आती है